इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है डीमन घोस्ट वैली को, जहां से ले जाया जा रहा होता है एक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस रेड पर्ल को, जिस टीम को लीड कर रहे होते हैं कैप्टन ची। और वही इस टीम के सबसे पावरफुल बंदे भी थे, जो कि एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल मास्टर के नाम से जाने जाते हैं। और जहां से ये लोग जा रहे थे और इस रेड पर्ल को ले जा रहे थे, ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि इनमें से किसी को भी ये नहीं पता कि आखिर कहां से किस वक्त और कौन सा डीमन आ जाएगा। जब ये लोग आगे बढ़ ही रहे थे तो फिर तभी अचानक से ही रुक जाते हैं, जैसे कि अपने घोड़े से तुरंत ही नीचे आते हैं कैप्टन जी, और वो सामने पड़ी हुई चीजों को देखने लग जाते हैं कि आकर यहाँ पर क्या हुआ होगा। जहाँ पर हम लोग डले हुए देख पाते हैं एक ह्यूमन स्केलेटन को। कैप्टन जी कहने लगते हैं कि इस जगह को जाना जाता है फेमस 9 बैंड गली के नाम से, जहाँ पर रहते हैं बहुत ही ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स, जो कि यहाँ से निकलने वाले ट्रेवलर्स के ऊपर अटैक करते हैं और उन्हें खा जाते हैं। इसीलिए कैप्टन जी की टीम के मेंबर्स उनसे ये कह रहे थे कि हम लोगों को एक्सट्रीमली केयरफुल रहना होगा, क्योंकि आगे रास्ते में हमें नहीं पता कि क्या हो जाएगा। इसके बाद अब ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं और कैप्टन ची रुकते नहीं है, लेकिन जैसे जैसे करके इन लोगों का ये सफर बढ़ रहा था, रास्ते में लोगों को उतनी ही ज्यादा खतरनाक चीजें नजर आ रही थी। लेकिन थोड़ा ही चलने के बाद इन लोगों के घोड़े अचानक से ही रुक गए थे। आसमान में बिजली कड़कने लगती है, मानो जैसे इन लोगों ने किसी चीज को देख लिया हो। कैप्टन ची के साथ ही समझ नहीं पाते कि आखिर अचानक से ऐसा क्या हो गया। थोड़े ही समय में बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन अभी भी इन्हें कुछ भी नजर नहीं आया था। कैप्टन जी का साथ ही ये कहने लगता है कि सभी लोग चिंता मत करो, हम लोग जैसे इस वैली को पार कर जाएंगे हम लोग एकदम ही सुरक्षित हो जाएंगे। लेकिन तभी कैप्टन जी कहने लगते हैं कि रुक जाओ जरा, कि हम लोग इतनी आसानी के साथ में यहाँ से निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि फिर तभी अचानक से ही घोस्ट अटैक करने के लिए आ रहा होता है उसी बंदे के ही ऊपर, जो कि जैसे इस पर अटैक करने वाला था तो कैप्टन जी ने केवल एक छोटे से कंकड़ का यूज किया होता है उस घोस्ट को ढेर करने के लिए। इस घोस्ट को देखकर उस बंदे के भी होश उड़ गए थे। लेकिन जब बिजली कड़कती है और वो लोग आसमान की तरफ देखते हैं, इस वैली के ऊपर सैकड़ों की तादाद में उन्हें घोस्ट टंगे हुए नजर आते हैं। जो नजारा कितना खतरनाक हो सकता है हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये सभी के सभी खूंखार और आदमखोर होते हैं। और उन्हीं के बीच में हम एक नॉर्मल से देखने वाले घोस्ट को भी देख पाते हैं। कैप्टन के सिपाही डरने लगते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि आखिर वो लोग इतने सारे घोस्ट को कैसे मारेंगे। तो कैप्टन जी कहते हैं कि चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ पर हूँ कुछ भी नहीं होगा। इसके तुरंत ही बाद अब वो यहाँ पर लेकर आ जाते हैं अपने वेपन को, जो कि होता है एक हेवनली पेंटिंग ब्रश, जिससे कि कैप्टन जी आ चुके होते हैं अपने रियल अवतार में। और इसके अगले ही पल ये सभी के सभी घोस्ट भी जाने लगते हैं कैप्टन जी और उनके साथियों पर हमला करने के लिए, जिनकी संख्या सच में बहुत ही ज्यादा होती है। वो सिपाही तुरंत ही रेड पर्ल को बचाने के लिए सामने खड़े हो गए थे, जिस मोमेंट पर तभी कैप्टन ची ने अटैक किया होता है अपने इंक ब्लो से। और ये इंक ब्लो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो सामने आने वाले हर एक डीमन को ढेर करते हुए जा रहा था। ये इंक ब्लो सच में इतना ज्यादा पावरफुल होता है, ये घोस्ट तो अपने वेपन को अटैक करने के लिए तैयार हो चुके थे। ये वेपन होता है एक्चुअली में एक बैंड। कैप्टन जी देखते हैं कि उनके ऊपर होने वाला है काफी खतरनाक हमला। जिन अटैक्स को भी रोकने के लिए उन्होंने यूज किया होता है अपने इंक ब्लो को, जिसके बाद अब कैप्टन जी ने यहाँ पर शुरू कर दिया होता है मौत का तांडव, क्योंकि कैप्टन जी का पावर लेवल सच में बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल लेवल का था, कि फाइटिंग स्पीड और एबिलिटीज के सामने कोई भी बंदा टिक भी नहीं पा रहा था। लेकिन अभी भी ये घोस्ट तो कम होने का नाम भी नहीं ले रहे थे। मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि एक को मारने के बाद दो पैदा हो जाते हो। लेकिन कैप्टन जी भी आकर इतनी आसानी के साथ में कैसे ही हार मानेंगे, दोबारा से यूज करने लगते अपने इंक ब्लो टेक्निक को, जिनकी इंक भी सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, कि अब तो इसकी वजह से काफी बड़े बड़े लेवल की चट्टाने भी टूट कर नीचे गिरने लगती हैं, जिसकी वजह से ये जो घोस्ट होते हैं वो खुद अटैक करने के लिए नहीं जाने वाले, बल्कि अपने अपने वेपन को रेज करते हैं अटैक करने के लिए, जिससे कि एक ही बार में कैप्टन के ऊपर सैकड़ों अटैक हिट होने को आ रहे थे। लेकिन कैप्टन जी खुद को बचाने के लिए अपने इंक ब्लो टेक्निक का यूज करते हैं और उसी के अंदर सभी अटैक्स को फंसा लेते हैं, जिसके प्रिपेयर होने के बाद उसमें से इतने सारे अटैक्स बाहर निकलते हैं। यहाँ पर ये जितने भी घोस्ट होते हैं वो सभी के सभी उससे टकराकर घायल हो रहे थे और मारे जा रहे थे। यहाँ तक ऐसे खतरनाक हमले होने की वजह से ये पूरी की पूरी घाटी तक हिल जाती है। फाइनली कैप्टन ची ने अपना कैप्टन होने का फर्ज भी तो निभा दिया था। उनके पावर लेवल को देख के हम ये साफ साफ कह सकते हैं कि हाँ वो इस पोजीशन को डिजर्व भी करते हैं। जिसके बाद हम लोग एक बचे हुए घोस्ट को देख पाते हैं, जो कि छुप गया होता है उसी रेड पर्ल के रथ के नीचे। और साथ ही साथ अब तो यहाँ पर धूप निकलना भी शुरू हो गई थी। लेकिन फिर तभी हम देख पाते हैं कि कैप्टन जी के हाथों में जो ब्रश होता है उसकी एक्चुअली में खुद की एक पर्सनैलिटी होती है। इसी वजह से वो कैप्टन जी को डांटते हुए ये कहने लगता है कि आखिर तुमने मेरा इस्तेमाल क्यों किया इन चींटियों को मारने के लिए? क्या तुम्हें ये पता भी है कि मेरा इंक ब्लो कितनी ज्यादा रेपुटेशन को रखता है? तुमने तो मुझे ऐसे खाली कर दिया जैसे कि मैं तुम्हारे बाप की जागीर हूँ। तो कैप्टन जी कहता है कि सॉरी मुझे माफ करना। लेकिन मिस्टर ब्रश शांत होने वाला नहीं था, वो गुस्सा कर रहा होता है कैप्टन जी के ऊपर। वो ये कहता है कि तुम्हें मुझे बुलाना चाहिए ग्रेट मास्टर और फिर बोलना चाहिए सॉरी। ये बात तो तुम्हें भी पता होगी कि कितने सारे लोग बन जाते हैं डीमन मास्टर।
मास्टर्स जिनके पास में मैजिकल ट्रीजर्स की कितनी ज्यादा कमी होती है। मैं जो कि 500 सालों से अकेला था, मुझे क्या पता था कि मेरी किस्मत में तुम होगे। तो कैप्टन जी कहता है कि ग्रेट मास्टर, मेरे लिए ये करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, प्लीज आप मुझे इस छोटी सी गलती के लिए तो माफ कर ही सकते हो। फिर ग्रेट मास्टर कहता है कि मुझे तुम्हें माफ कर ही देना चाहिए, क्योंकि इस बात के लिए तो तुम्हारी तारीफ भी होनी चाहिए, क्योंकि तुमने काफी सारे घोस्टों को जो मारा है। तो कैप्टन जी कहता है कि वैसे अभी एक और रह गया है जिसको मुझे पकड़ना बाकी है, जिसने दोबारा से अपने इंक ब्लो का यूज किया था और उस रथ के नीचे छुपे हुए डीमन को बाहर निकाल फेंका था, जो कि देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने अपने फेस के ऊपर लगाया हुआ हो घोस्ट का मास्क, जिसको देखते ये सभी के सभी बंदे तुरंत इसी तरह भी भागने लग जाते हैं और वो लोग ये कहने लगते हैं कि यहाँ पर तो एक और घोस्ट फेस वाला छुपा हुआ था। ये लोग जैसे उसको मारने के लिए पहुंच जाते हैं तो वो तुरंत ही कहने लगता है कि प्लीज मुझे मत मारो, और साथ ही साथ उसने तो अपने घोस्ट मास्क को भी निकाल दिया था। वो ये कहने लगता है कि मैं एक इंसान हूँ, इसीलिए प्लीज मुझे मत मारो। नजारा देखते ही कैप्टन जी के साथ ही काफी ज्यादा गुस्से में आ गए थे। वो उसके हेड को पकड़ के जमीन से दे मारते हैं और ये कहने लगते हैं कि आखिर तुम हो कौन और आकर घोस्ट के साथ में क्या कर रहे थे। तो कैप्टन जी कहते हैं कि रुक जाओ जरा, फोर्स करने से कुछ भी काम नहीं बनेगा। तो मास्टर कहते हैं कि कैप्टन जी आप नहीं जानती ऐसे लोगों के साथ में कैसे डील करी जाती है, अगर मैं फोर्स नहीं करूंगा तो ये कुछ भी नहीं उगलेगा। इसके बाद फिर वो बच्चा बताता है कि मेरा नाम है टाइगर और मैंने करीबन 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था, मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लग रही थी, इसी वजह से मैंने घोस्ट के मास्क को लगा लिया था ताकि ये जिन लोगों पर हमला करे उनका खाना मैं चुरा के खा सकूं। जो बात सुनते ही वो मास्टर गुस्से में आ जाते हैं और ये कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि जब तुम घोस्ट के साथ में मिल गए तो आखिर उन लोगों ने तुम्हें क्यों नहीं खाया। टाइगर बताता है कि मैं यहाँ पर वर्षों से रहते आ रहा हूँ, जिसकी वजह से वो मास्टर टाइगर को और भी ज्यादा गुस्से के साथ में मारने लगते हैं। यहाँ पर ये लोग उसको मारते हुए उसकी बहुत ही बुरी हालत करने लगे थे। कैप्टन जी कहते हैं कि देखो वो कोई डीमन नहीं है, इसी वजह से उसको जाने दो, और साथ ही साथ उसकी वजह से हमें कोई बड़ा भारी नुकसान भी तो नहीं हुआ। जिससे कि कैप्टन जी के साथ ये कहने लगते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो जो कि कैप्टन जी ने तुम्हारे ऊपर दया दिखाई। इसी वजह से वो अपने साथी से कहते हैं कि उसे छोड़ो और हम लोगों को यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद अब कैप्टन जी और उनके साथी जैसे ही यहाँ से जाने लगते हैं, तो फिर तभी उन लोगों ने उस रथ का दरवाजा खोल दिया था। आखिर यही तो प्लानिंग होती है टाइगर की, कि उसने इन लोगों के ऊपर काफी सारे अनियन बॉम्ब्स को ब्लास्ट कर दिया था, जिसकी स्मेल की वजह से इनमें से कोई भी ठीक तरीके से सांस भी नहीं ले पाता। लेकिन जब तक यहाँ का माहौल शांत होता और अनियन स्मेल जा पाती तो टाइगर यहाँ से गायब हो चुका था, जिसके साथ साथ रेड पर्ल भी गायब हो चुका था, जिसके बारे में ये लोग जैसे ही बताते हैं कैप्टन जी को, इन लोगों के तो होश ही उड़ चुके थे। कैप्टन जी कहने लगते हैं कि अगर हम लोगों ने सेलेस्टियल रेड पर्ल को सेफली इंपीरियल कैपिटल तक नहीं पहुंचाया, सभी के सभी लोगों के सरों को काट दिया जाएगा। कैप्टन जी गुस्से के साथ में कहने लगते हैं कि नहीं कर सकता, मैं उस लड़के को माफ नहीं कर सकता, उसने मेरी काइंडनेस का बहुत ही गलत फायदा उठा लिया। सबसे बड़ी खास बात यह होती है कि कैप्टन जी अनियन को बहुत ही ज्यादा हेट करते हैं। कैप्टन जी चिल्लाते हुए कहते हैं कि इस लड़के को मैं किसी भी हाल में माफ नहीं करूंगा। जिसके बाद में अगले ही सीन में जंगल में जाती हुई एक और वॉरियर गर्ल को दिखाया जाता है, जो कि अपने किसी मिशन को अंजाम देने के लिए आई थी। वो ये कहने लगती है कि मुझे पिताजी के पहुंचने से पहले वापस जाना होगा, क्योंकि अगर उन्हें पता चला कि मैं दोबारा से उनको बिना बताए किसी बाउंटी मिशन पे गई हूँ तो वो दोबारा से मुझ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करेंगे। इसके बाद फिर वो तुरंत ही सबसे पहले अपने मिशन को अंजाम देने के लिए चली जाती है। और अब हमें उसी जंगल के अंदर दिखाया जाता है काफी सारे घोस्ट को, जहाँ पर अब पहुंच चुका होता है टाइगर उसी रेड पर्ल को लेकर, जो कि वो देने लगता है ग्रेट घोस्ट किंग को। घोस्ट किंग ये कह रहा था कि चलो कम से कम तुम्हें जिंदा रखने का मुझे कुछ तो फायदा हुआ, क्योंकि ये जो रेड पर्ल होता है वो उस दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक पावर्स को रखने वाला पर्ल है। इसको एक्चुअली में कहते हैं 9 टर्न 7 स्टार रेड पर्ल, जो कि आज से काफी समय पहले बना था 7 एक्सट्रीमली यंग मॉन्स्टर्स से। इसको रिफाइन होने में ही लग गए थे पूरे 9981 ईयर्स, और ये कंज्यूम करने वाले को उसके साइज में डबल बना देता है। इसके साथ साथ पावर्स भी एकदम ही एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाती है। टाइगर कहने लगता है कि देखिए किंग, मैंने आपको ये चोरी करने में हेल्प की, तो प्लीज क्या आप वो कर सकते हो जिसका आपने मुझसे वादा किया था, मुझे वो बताइए जिसके लिए मैं यहाँ पर हूँ। आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे मेरी माँ के बारे में बता दोगे, जिस बात पर अब घोस्ट किंग यहाँ पर हंसने लग जाता है। ये कहने लगता है कि बच्चे, मैं तुम्हारी किसी माँ के बारे में नहीं जानता, मुझे तो बस किसी भी तरीके से ये रेड पर्ल चाहिए था जो कि मुझे मिल चुका है, ना तो मुझे तुम्हारी जरूरत है और ना ही तुम्हारी किसी भी काम की। इससे कि टाइगर कहता है कि यानी कि इतने समय से तुम केवल मेरा इस्तेमाल ही कर रहे थे। और यहाँ पर हम लटके हुए काफी सारे घोस्ट को भी देख पाते हैं। इसकी वजह से अब टाइगर ने तुरंत ही अपने एक और अनियन बॉम्ब को फेंक दिया होता है उसी के ही सामने, जिसकी वजह से घोस्ट किंग डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और टाइगर को मौका मिल जाता है रेड पर्ल को वापस लेने का, जिसको लेकर अब टाइगर तुरंत यहाँ से भागने भी लगा था। लेकिन ऐसा होते हुए देखकर घोस्ट किंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है, सारे के सारे घोस्ट को लगा देता है टाइगर को पकड़ने के लिए। लेकिन टाइगर भी कोई कमजोर बंदा तो नहीं है जो कि इतनी आसानी के साथ में उन लोगों के हाथों में आ जाए। उसे भी
ये चालबाजियां चलते हुए काफी समय हो चुका था, इसीलिए वह बहुत ही आसानी से और फास्ट तरीके से आगे बढ़ते ही जा रहा था। लेकिन ये घोस्ट भी रुकने का नाम नहीं लेते, बल्कि वो तो उसके सामने भी आ जाते हैं। और जितने भी वो उसके करीब आने की कोशिश करते तो टाइगर तुरंत ही यूज कर रहा था अपने अनियन बॉम्ब्स को। टाइगर की जो स्पीड और रिफ्लेक्शंस होते हैं वो सच में बहुत ही फास्ट थे, और साथ ही साथ टाइगर की फाइटिंग करने की एबिलिटी भी काफी कमाल की थी। लेकिन तभी गलती से एक अटैक हिट हो जाता है टाइगर से, जिसकी वजह से वो नीचे तो गिर जाता है, लेकिन अभी भी टाइगर रुकने वाला नहीं था। वो अपनी स्पीड को लगातार ही बढ़ाते रहता है। तभी टाइगर को अपने सामने एक दरार दिखाई देती है, जिसमें से वो काफी आसानी के साथ में निकल सकता था, जहाँ पर वो ऐसा करता भी है ताकि बाकी के घोस्ट उसके पीछे ना आ सके। टाइगर को लगने लगता है कि शायद अब उसने इन लोगों से पीछे छुड़ा लिया, लेकिन ये चीज इतनी भी आसान नहीं थी जितना कि उसको देखने पे लग रहा था, क्योंकि अब इसके अगले ही पल कुछ और घोस्ट भी उसका पीछा करना शुरू कर दिए थे, क्योंकि अपने काफी सारे फायर अटैक्स को भी उसके ऊपर करने लग जाते हैं। और वहीं से उसी मोमेंट पर गुजर कर जा रही होती है वो वॉरियर गर्ल। ये फायर अटैक्स होने की वजह से टाइगर की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। यहाँ तक ये जो घोस्ट होते हैं वो अपना डेडली अटैक करने के लिए आ रहे थे टाइगर के ऊपर। जिस मोमेंट पर अब तभी टाइगर को बचाने के लिए उसके सामने आ जाती है वो वॉरियर गर्ल, जो कि एक स्किल ट्रेंड वॉरियर थी, और उसके पास में होता है उसका पावरफुल स्पीयर। यहाँ तक कि उसने तो अपने चंद अटैक्स करते ही यहाँ पर मौजूद सभी के सभी घोस्ट को मार दिया था। टेक्निक भी सच में देखने में बहुत ही ज्यादा लाजवाब होती है। ये नजारा देखकर टाइगर भी एकदम ही शॉक रह गया था। जिस मोमेंट पर तभी और भी कई सारे घोस्ट यहाँ पर आ जाते हैं, जो कि इन लोगों को चारों तरफ से घिर चुके थे, और साथ ही साथ यहाँ पर एंट्री होने वाली होती है माउंटेन घोस्ट किंग की, जो कि जैसे एंट्री लेने वाला था तो वॉरियर गर्ल तुरंत ही टाइगर को लेके यहाँ से भागना शुरू कर देती है। लेकिन तभी हम यहाँ पर अचानक से ही आता हुआ देख पाते हैं एक इंक अटैक को, जो कि ऑब्वियसली किया होगा कैप्टन ची ने, और वो पूरी तरीके से घेर लेती है घोस्ट किंग को। घोस्ट किंग यहाँ पर अपने पावर्स का यूज करने लगता है खुद को छुड़ाने के लिए, जहाँ पर उसके सामने आ चुके होते हैं कैप्टन ची, जो कि अपने पावर्स के केवल एक ही धमाके के साथ में खत्म कर देते हैं उस डीमन को, जिसका सिर कट के गिर जाता है नीचे। कैप्टन ची टाइगर से कहते हैं कि अब जल्दी से तुम मेरे पास में आ जाओ। तो टाइगर तुरंत ही छुप जाता है वॉरियर गर्ल के पीछे। वॉरियर गर्ल बहुत ही अच्छे तरीके से जानती थी कि ये सामने खड़ा हुआ बंदा कौन है, इसीलिए वो कहने लगती है कि अब क्योंकि यहाँ पर आ चुके हैं नेशनल डीमन मास्टर, तो फिर मेरा यहाँ पर होने का कोई भी मतलब नहीं रहता, जिसकी वजह से वो तुरंत यहाँ से जाने लगती है। और टाइगर सोच रहा था कि क्या सच में ये बंदा है एक नेशनल डीमन मास्टर। तो जैसे यहाँ से चले जाते हैं तो फिर टाइगर कैप्टन ची से माफी मांगने लगता है, और ये कहता है कि सर प्लीज मुझे माफ कर दो, वैसे मैं अपने घर पे कुछ खाना पका रहा था, इसी वजह से मुझे जल्द से जल्द घर पे पहुंचना होगा। आप भी बहुत ज्यादा थक चुके होगे, इसी वजह से आपको भी यहाँ से जाना चाहिए। टाइगर जैसे ही दुम दबा के भागने लगता है तो कैप्टन चीज से कहते हैं कि जल्दी से मुझे वापस कर दो वो रेड पर। लेकिन जब टाइगर ऐसा नहीं करता तो कैप्टन चीज तुरंत ही उसको पकड़ लेते हैं अपनी शैडो टेक्निक से, और फिर वो टाइगर की तलाशी लेने लगते हैं रेड पर्ल को निकालने के लिए। टाइगर कह रहा था कि ठीक है मैं आपको वो देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तभी टाइगर की नजर पड़ती है कि जो घोस्ट किंग का हेड है वो अभी भी जिंदा है, कि अटैक करने के लिए आ रहा होता है इन्हीं लोगों के ही ऊपर। टाइगर कैप्टन जी को वार्न करता है कि आपके पीछे है एक मॉन्स्टर, लेकिन कैप्टन जी कहते हैं कि तुम मुझे दोबारा से अपनी चालों में नहीं फंसा सकते हो। कैप्टन जी ने जैसे यहाँ पर रेड पर्ल को निकाला होता है, उसी मोमेंट पर वो घोस्ट किंग उस पर्ल को खाने के लिए आ चुका था, लेकिन तभी टाइगर कैप्टन जी को हिट करता है, जिसकी वजह से वो रेड पर्ल उनके हाथों से छूट गया था, जो कि घोस्ट किंग के मुंह में ना जाके गलती से चला जाता है टाइगर के मुंह के अंदर। इसके अगले ही पल घोस्ट किंग का हेड भी खत्म हो चुका था। लेकिन तभी कैप्टन जी देखते हैं कि ये जो बच्चा है टाइगर नाम का, अचानक से ही उसकी बॉडी स्प्रेड होने लगी है। उसकी बॉडी तो इस तरीके से फूलते जा रही थी जैसे कि वो थोड़े ही समय में एक्सप्लोड भी हो जाएगी। कैप्टन जी उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाते। इसकी वजह से अब तभी यहाँ पर सामने आ जाते हैं ग्रेट मास्टर। कैप्टन जी इनसे पूछते हैं कि मुझे बताइए कि अब आखिर मुझे क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। तो ग्रेट मास्टर बताते हैं कि ये बच्चा अब बहुत ही बड़े खतरे में पड़ चुका है। ये बात तो मुझे भी नहीं पता कि आखिर अचानक से इसके साथ में ये कैसे होने लगा, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि जो रेड पर्ल है वो दुनिया की सबसे ज्यादा डार्क एनर्जी से बना है। यहाँ तक कि जो डार्क एनर्जी को कंट्रोल करने वाले डीमन मास्टर्स होते हैं वो भी इस पावर को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके लिए भी इसको स्वैल्यू करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसलिए हमें इस बच्चे को यहीं पर अकेला छोड़ देना चाहिए। तो कैप्टन कहने लगते हैं कि हाँ मैं ये जानता हूँ कि ये बच्चा बहुत ही बुरा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि आखिरकार है तो वो एक इंसान है। ग्रेट मास्टर बताते हैं कि अब इस बच्चे को बचाने का अब केवल एक ही रास्ता है जो कि मैं जानता हूँ, जहाँ पर तभी हम टाइगर की बॉडी के ऊपर काफी सारे क्रैक्स को आता हुआ देख पाते हैं, जिसकी वजह से टाइगर को एकदम एक्सट्रीम लेवल का पेन फील भी हो रहा था। ग्रेट मास्टर कहते हैं कि देखो इस बच्चे को बचाने का एक ही तरीका है और वो है युआन स्पेल। कैप्टन जी बिना देरी किए युआन स्पेल को कास्ट करने लगते हैं, क्योंकि अगर वो देरी करेंगे तो ये थोड़े ही समय में एक्सप्लोड भी हो जाएगा। युआन स्पेल को कास्ट होने की वजह से टाइगर की जो बॉडी फूलते जा रही थी अब वो कंप्रेस होने लगती है। इसके लिए कैप्टन को वाकई में काफी ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है। इसके फिर थोड़े ही समय में
समय हम देख पाते हैं टाइगर को एकदम ही ठीक। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को पाता है कैप्टन ची के सामने। कैप्टन ची उसको बताने लगते हैं कि देखो मैं हूँ एक नेशनल डीमन मास्टर और मेरा नाम है कैप्टन ची शाओजुआन और मैं तुम्हें सेलेस्टियल चीज को चोरी करने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। जो बात सुनते ही टाइगर शॉक हो जाता है और वो कहने लगता है कि क्या सच में उसको गिरफ्तार किया जाएगा। वो अब यहाँ पर नाटक करने लगता है ताकि रेड पर्ल उसकी बॉडी से बाहर आ सके, लेकिन अब ऐसा होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि टाइगर की रग रग में वो रेड पर्ल समा चुका था। इसीलिए वो दोबारा से यहाँ पर अपने एक अनियन बॉम्ब को यूज करता है कैप्टन ची को फंसाने के लिए, लेकिन कैप्टन ची कुछ नहीं करती, वो केवल करते हैं एक छोटा सा काउंटडाउन। थोड़े ही समय में टाइगर की बॉडी बहुत ही ज्यादा फूल जाती है, जिससे कि वो गुब्बारे की तरह रोल होते हुए आ जाता है वापस से कैप्टन ची के ही सामने और ठीक भी हो जाता है। ऐसा करते हुए कहने लगता है कि आखिर तुमने मेरी बॉडी के साथ में ये क्या कर दिया, मुझे जल्दी से बताओ आखिर मेरी बॉडी अचानक से फूल कैसे गई थी, मैं आकर हर रोज ये अप्स एंड डाउन्स को कैसे संभालूंगा। लेकिन अब उसके कुछ भी बोलने से पहले यहाँ पर एक और तगड़ा अटैक हो चुका था। अगर कहता है कि अब किस बेवकूफ ने मुझे बिना पता चले ही मुझ पर अटैक कर दिया, तो फिर तभी अब उसके सामने आ जाते हैं ग्रेट मास्टर, जिनको देखते ही टाइगर डरने लगता है और ये कहता है कि ये तो एक मॉन्स्टर है। कैप्टन ची बताते हैं कि नहीं वो कोई मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि वो तो है एक मैजिकल ट्रीजर और उनको कहा जाता है ग्रेट मास्टर। ग्रेट मास्टर कहने लगते हैं कि बच्चे अब ये गड़बड़ करना बंद कर दो, थोड़े ही समय पहले शाओजुआन ने तुम्हारे ऊपर एक स्पेल को लॉक किया है ताकि तुम्हारी बॉडी के अंदर जो यांग एनर्जी जा चुकी है उसको थोड़े समय के लिए शील्ड किया जा सके, लेकिन अगर तुम गलती से भी मैजिक की रेंज के बाहर जाने की भी कोशिश करोगे तो वो शील्ड डिसअपीयर हो जाएगी और तुम्हारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है थोड़े ही समय में एक्सप्लोड हो जाएगी और तुम जान से मारे जाओगे। बात सुनकर टाइगर कहने लगता है कि आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, मुझे जल्दी से इस चीज से छुटकारा दिलाने के बारे में बताओ। तो कैप्टन जी कहते हैं कि तुम्हें मेरे साथ में वापस चलना होगा कैपिटल में। टाइगर कहता है कि अच्छा यानी कि तुम मुझे अरेस्ट करके ले जाना चाहते हो कैपिटल में, तुम मेरी मुंडी को उड़ा के हासिल कर सको रेड पर्ल को। कैप्टन कहने लगते हैं कि देखो मैं एक डीमन मास्टर हूँ, जब भी कोई डीमन मास्टर अपने मिशन पे निकलता है तो उसको जाने से पहले और आने के बाद अपनी रिपोर्ट देनी पड़ती है, इसीलिए अगर मुझे तुम्हारा सिर काटना होता तो मुझे एक सेकंड भी नहीं लगेगा। वो चीज दिखाने के लिए उसने टाइगर से भी 20 गुना ज्यादा मोटे पेड़ को एक ही झटके के साथ में काट दिया था, जो चीज देख के टाइगर भी डर चुका था और उसको बात माननी ही पड़ेगी। इसीलिए वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ में चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे इस बात की गारंटी देनी होगी कि रेड पर्ल के मेरी बॉडी से निकलने के बाद मैं सेफ रहूंगा। कैप्टन कहने लगते हैं कि चिंता मत करो, जैसा जैसा मैं तुमसे कहूंगा अगर तुमने सच में वैसा वैसा ही किया तो तुम्हारे लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। टाइगर सोचने लगता है कि अगर मैं इस बंदे के साथ में जाऊंगा तो कम से कम मुझे भूखा तो नहीं रहना पड़ेगा, इसीलिए ये काफी अच्छी डील होगी पेट को भरने के लिए। जिसके बाद फिर कैप्टन यहाँ से आगे बढ़ने लगता है, लेकिन उसको आगे जाने का रास्ता ही समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपनी सही जगह पे कैसे पहुंचे। टाइगर कहता है कि हाँ मैं समझ चुका हूँ कि तुम्हें सही रास्ते का तो पता ही नहीं है, जरा सोचो जब तुम्हारे साथ में टाइगर है फिर आखिर तुम्हें चिंता किस बात की। चलो क्यों ना हम लोग एक संधि कर ले। मास्टर जुआन क्या तुम मेरी बात को सुन भी रहे हो? चलो जब तुम कुछ नहीं कहते तो मैं तुम्हारी तरफ से हाँ ही समझ लेता हूँ। इसकी वजह से वो सबसे पहले निकालता है अपने एक मैजिकल फ्रॉग को जो कि रास्ता दिखाने में माहिर होता है। टाइगर यहाँ पर कैप्टन को बताता है कि ये जो माउंटेन स्पिरिट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती हैं और ये हमें आगे बढ़ने का रास्ता बहुत ही आसानी के साथ में दिखा सकते हैं। इसको फॉलो करने की वजह से हम लोग डेफिनेटली सही जगह पे ही पहुंच जाएंगे। जिसके बाद अब वो जैसे ही फ्रॉग उछलना शुरू करता है तो उसी के पीछे पीछे जाने लगते हैं टाइगर और कैप्टन जी। भले ही वो इन लोगों को काफी देर में ले जा रहा था, लेकिन ले जा रहा था एकदम सही रास्ते पर। लोगों को चलते हुए काफी समय हो चुका था और फाइनली आ ही चुके होते हैं ये लोग जंगल से बाहर। कैप्टन जी टाइगर से कहते हैं कि मानना पड़ेगा बच्चे, क्योंकि तुम्हारी हेल्प की वजह से हम लोग फाइनली बाहर आ चुके हैं 9 बैंड गली से। टाइगर कहता है कि कैप्टन अब तो आपको मुझ पर भरोसा हो ही गया होगा, लेकिन आपको सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहिए इस लिटिल बच्चे का। कैप्टन कहते हैं कि ठीक है अब हमें यहाँ से सामने वाले गाँव में चलना चाहिए। विलेज का नाम सुनते ही टाइगर काफी खुश हो जाता है और वो भागने लग जाता है गाँव की तरफ। लेकिन ये गाँव एक्चुअल में वैसा नहीं था जैसा कि इन लोगों ने सोच के रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ समय पहले यहाँ पर कोई एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ हो और ये गांव खत्म हो गया हो। टाइगर कहता है कि ये क्या बकवास गांव है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं रहता। जब कोई रहता ही नहीं है फिर आकर यहाँ पर ये इतने सारे घर कैसे बने हैं। टाइगर चिल्लाते हुए बुलाने की भी कोशिश करता है कि अगर कोई यहाँ पर है तो बाहर आ जाओ। हम देख पाते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग होते हैं लेकिन वो छुपे हुए थे। लोग जैसे ही छुपने की कोशिश करते हैं तो टाइगर और कैप्टन की उनके ऊपर नजर पड़ गई थी। वो चिल्लाते हुए कैप्टन से पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या आप एक डीमन मास्टर हो। कैप्टन कहते हैं कि हाँ बिल्कुल मैं हूँ एक नेशनल डीमन मास्टर और मेरा नाम है ची शाओजुआन। जिसकी वजह से गांव के लोग चिल्लाते हुए पूरे गांव में खबर फैला देते हैं कि फाइनली यहाँ पर आ चुके हैं एक डीमन मास्टर को देखने के लिए। यहाँ पर गांव के सभी लोग जो कि छुपे हुए थे वो बाहर आने लगते हैं। मतलब ये था कि गांव में लोग तो रहते हैं लेकिन वो बाहर नहीं निकलते। सभी के सभी बाहर आए हैं तो कैप्टन को देखने के लिए। यहाँ पर आते ही कैप्टन के सामने अपना सर झुका देते हैं और ये कहने लगते
हैं, प्लीज अब आप ही हमारी हेल्प कर सकते हो। तभी कैप्टन के पास में एक लेडी आती है और वो ये कहने लगती है कि मैं इस रोयन विलेज की चीफ हूँ। यहाँ पर एक मॉन्स्टर रहता है जो कि हमारे गांव में बहुत ही ज्यादा तबाही मचा रहा है। प्लीज डीमन मास्टर, हम आपसे भीख मांगते हैं कि उस मॉन्स्टर को खत्म कर दीजिए और हमें उस राक्षस के आतंक से बचाइए। कैप्टन कहने लगते हैं कि चिंता मत करो, मेरा तो काम ही है डीमंस को मारना। सबसे पहले तो आप लोग मुझे सारी की सारी चीजें डिटेल में बताइए कि आखिर क्या क्या हुआ। टाइगर कहने लगता है कि आखिर ये लोग उसके सामने इतना ज्यादा क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं, थोड़ा सा मेरे बारे में भी तो जान लो, मैं भी एक औसम बंदा हूँ। चीफ बताने लगते हैं कि हमारा भी गाँव एक बहुत ही खुशहाल गाँव हुआ करता था। हमारे गाँव के लोग बहुत ही ज्यादा मेहनती हैं जो कि हर रोज अपना काम भी करते हैं, लेकिन अभी कुछ समय से हमारे गाँव वालों के ऊपर हमला होना शुरू हो चुका है और जितने भी लोगों के ऊपर हमला किया गया उनमें से किसी की भी जान ना बचाई जा सके। यहाँ पर एक के बाद एक मौत का तांडव शुरू हो गया। लोग एक दूसरे की मौत को देखने लगे, लेकिन कोई भी चाहकर भी एक दूसरे को बचा नहीं सकते थे, जिससे कि सभी लोगों के दिलों में डर बहुत ही गहराई में जा चुका है। कैप्टन कहने लगते हैं कि क्या आप लोग मुझे उस मॉन्स्टर के बारे में कुछ बता सकते हो। चीफ बताती है कि कल रात ही एक और फैमिली के ऊपर उसने अटैक किया था। पूरी फैमिली की बॉडी ऐसी लग रही थी जैसे कि उन्हें कुतर कुतर के खाया गया हो। उनकी बॉडी के जो मेन ऑर्गन्स होते हैं वो सभी के सभी खा लिए गए थे। चारों तरफ केवल और केवल खून ही डला हुआ था। जब हमने उनके कदमों का पीछा किया तो हमें ये पता चला कि ये जरूर से कारनामा होना चाहिए येलो इमॉर्टल का, जो कि रहता है रोयुन माउंटेन के नॉर्थ में, क्योंकि उसके अलावा यहाँ पर और कोई मॉन्स्टर रहता ही नहीं है। इसीलिए प्लीज हम आपसे भीख मांगते हैं कि हमारी मदद कीजिए। कैप्टन कहते हैं कि अच्छा मुझे बताओ जरा इस येलो इमॉर्टल के बारे में। ये तो वही है ना जो कि इमॉर्टल वर्ल्ड में 4 इमॉर्टल्स में से एक है। मैं समझ चुका हूँ ये केवल लोगों के दिलों में दहशत बनाने के लिए ही ये सब कुछ कर रहा है। चिंता मत कीजिए, मैं अपने इस मिशन को बहुत ही जल्द अंजाम दूंगा। तब जाकर गाँव वालों को थोड़ी सी तसल्ली हुई थी, क्योंकि अब कैप्टन तुरंत ही बढ़ने लगते हैं उसी माउंटेन की ही तरफ, जिसके पीछे पीछे मजबूरन जाना पड़ता है टाइगर को। कैप्टन कहने लगते हैं कि जैसे ही मुझे वो मॉन्स्टर मिल जाएगा तो जल्द से जल्द हम लोगों को उसी जान से मारना ही होगा। तो ये एक डीमन मास्टर बनने के 3 बेसिक रूल्स में से एक है। टाइगर कहने लगता है कि ऐसे जंगल में किसी गाँव का मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, क्यों न सबसे पहले हम लोग अपनी पेट पूजा ही कर लें। कम से कम ये गाँव वाले हमारे लिए इतना तो कर ही सकते थे। मुझे ये बताओ जरा, क्या तुम्हें कभी भूख नहीं लगती? देखो दोस्त, ये जिंदगी बहुत ही छोटी है, हमें कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए अपने आप को खुश करने का। कैप्टन बताता है कि अपने नियमों के हिसाब से चलना मेरे लिए इससे बढ़ के और कोई भी खुशी नहीं है। टाइगर कहने लगता है कि ये जो येलो इमॉर्टल है उसका नाम सुनने में ही मुझे वो पावरफुल लग रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम उसे हरा नहीं पाओगे। लेकिन जैसे ही टाइगर ने अपना एक कदम आगे बढ़ाया होता है उसका पैर फंसता है और वो लटक जाता है, जिससे कि फिर वो तुरंत ही कहने लगता है कि ठीक है तुम हरा सकते हो येलो इमॉर्टल को, लेकिन तुम मुझे कम से कम जल्द से नीचे तो उतार दो। जहाँ पर तभी अचानक से ही कैप्टन के ऊपर अटैक हो चुका था, जो कि किया होता है एक छोटे से बच्चे ने। तभी वो कैप्टन से कहने लगता है कि देखो येलो इमॉर्टल कोई बुरा पर्सन नहीं है और तुम जैसे डीमन मास्टर्स कभी भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये बात तो कैप्टन को भी समझ में नहीं आती कि आखिर इस बच्चे ने ऐसा क्यों किया और ऐसा क्यों कहा, लेकिन टाइगर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि एक छोटे से बच्चे ने उसके जो फंसा दिया। लेकिन अब ये लोग फाइनली पहुंच चुके होते हैं रोयुन माउंटेन के सामने। टाइगर कहने लगता है कि मुझे पहले तो ये बताओ आखिर हम लोग इस माउंटेन की चोटी पर पहुंचेंगे कैसे। इसके बाद वो खुद से ही थोड़ी सी मेहनत करता है और नीचे भी आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हें ये पता भी होना चाहिए कि हम लोग आधे दिन से चलते हुए आ रहे हैं और अंत में मिलता क्या है, एक छोटे से बच्चे से मार खाना। मुझे तो लगता है कि सबसे पहले हम लोगों को यहाँ से घर चलना चाहिए और थोड़ी सी नींद को पूरा करना चाहिए। तो फिर कैप्टन को अब यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा आइडिया आ चुका था कि आखिर वो माउंटेन के ऊपर कैसे जाएंगे, क्योंकि अब वो यहाँ पर सबसे पहले अपने स्पेल को हटाते हैं, जिसकी वजह से टाइगर की जो बॉडी होती है वो फूल जाती है और कैप्टन उसी पे लटक के ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। टाइगर गुस्सा करते हुए कह रहा था कि आखिर तुम मेरे साथ में ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने तो मुझे गुब्बारे के जैसे फुला दिया और उस पे तुम उड़ के भी जा रहे हो। लेकिन ये चीज वाकई में काम तो करती है, क्योंकि थोड़े ही समय में ये दोनों के दोनों पहुंच जाते हैं उस माउंटेन के ऊपर और कैप्टन दोबारा से उसकी बॉडी को नॉर्मल भी कर दिए थे। टाइगर कहता है कि आखिर तुमने क्या किया, इस बार तो तुमने मेरे पैंट्स को ही फाड़ दिया था। लेकिन यहाँ पर इन लोगों को जो फॉग दिखाई देता है वो कुछ ज्यादा ही घना था, जिसको हटाने के लिए कैप्टन यूज करते हैं अपनी एक केवल फूंक का। इसके हटने के बाद इन लोगों को सामने नजर आता है एक छोटा सा टेम्पल। चीज देख के कैप्टन और टाइगर दोनों के दोनों ही शॉक हो गए थे। कैप्टन कहने लगते हैं कि आखिर इसी जगह पे कोई टेम्पल कैसे हो सकता है, लेकिन टाइगर बिना कुछ सोचे ही पहुंच चुका होता है उस टेम्पल के पास में। यहाँ तक कि वो तो दरवाजे को भी खोलने की कोशिश करने लगा था। इस मूवमेंट पर तभी अचानक से ही दरवाजा खुलता है, जो कि हिट हो जाता है टाइगर से और ये हिट होते ही टाइगर तो माउंटेन से भी नीचे गिरने वाला था। वो तो शुक्र है कैप्टन का जो कि अपनी पावर्स का यूज करते हैं और टाइगर को नीचे गिरने से बचा लेते हैं, वरना आज तो यहाँ पर उसका काम तमाम ही हो जाना था। साथ ही साथ कैप्टन ने अपना एक काफी तगड़ा अटैक भी कर दिया होता है उसी टेम्पल के ही ऊपर, क्योंकि हम ये देख पाते हैं कि एक्चुअली में अटैक कर रहा था वही टेम्पल। लेकिन फिर उस टेम्पल के डिसअपीयर होने के बाद वहाँ पर आ जाती है एक छोटी सी बच्ची, जो कि ये कहने लगती है कि क्या तुम किसी को चैन से जीने
भी नहीं दोगे। कैप्टन खुद भी शॉक हो जाता है कि क्या वाकई में इसी का ही नाम है येलो इमॉर्टल। छोटा सा डीमन बच्चा कहता है कि हाँ मेरा ही नाम है येलो इमॉर्टल और ये देखने में लग रहा होता है किसी फॉक्स के जैसे। येलो इमॉर्टल ये कहने लगता है कि अब तुम लोग या तो मरो या फिर यहाँ से चले जाओ। टाइगर भी शॉक होते हुए कहने लगता है कि क्या वाकई में ये गाँव वाले इस छोटे से बच्चे से डर रहे थे। उससे पूछता भी है कि दोस्त मुझे ये बताओ क्या तुमने ही लोगों को खाया था। येलो इमॉर्टल कहने लगता है कि खैर छोड़ो मुझे अभी एक जरूरी काम है। और जैसे ही येलो इमॉर्टल यहाँ से जाने लगता है तो कैप्टन ने उसके पैर को ही पकड़ लिया था। लेकिन येलो इमॉर्टल की स्पीड वाकई में काफी ज्यादा होती है जिसको भागने से रोकने की कोशिश करने लगता है टाइगर। और ये कहता है कि तुम मुझे हिट करने के बाद यहाँ से भाग नहीं सकते बच्चे। साथ ही साथ तभी कैप्टन भी अपनी पावर्स का यूज करने लगते हैं येलो इमॉर्टल को पकड़ने के लिए। लेकिन येलो इमॉर्टल के जो रिफ्लेक्शंस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा सुपर फास्ट थे। लेकिन उसकी टेल को पकड़ के रखा हुआ होता है टाइगर। येलो इमॉर्टल कहता है कि मुझे जाने दो वरना तुम्हारे साथ में अच्छा नहीं होगा। लेकिन टाइगर को तो उसके पीछे लटके हुए बहुत ही मजा आ रहा था, इसीलिए वो कहता है कि भागते रहो मैं तो मस्ती कर रहा हूँ। लेकिन येलो इमॉर्टल थोड़ी सी चालबाजी दिखाता है और टाइगर को टकरा देता है एक बॉक्स से, जिसके साथ साथ वो टाइगर को और भी कई सारी चीजों के साथ में हिट कर रहा था ताकि वो उसको छोड़ दे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी टाइगर उसको छोड़ने का नाम नहीं लेता। टाइगर की हालत खराब होने लगती है इसी वजह से। वो कैप्टन ची से कहता है कि अब तो आपको ही से संभालना होगा क्योंकि अब तो येलो इमॉर्टल टाइगर को पानी के अंदर भी डुबाना शुरू कर दिया था। कैप्टन ची भी शॉक रह जाते हैं और वो ये कहने लगते हैं कि ये लिटिल गाय तो सच में बहुत ही ज्यादा फास्ट है। इसकी स्पीड और पावर्स को देखकर कैप्टन कह रहे थे कि अब तो मैं ये अंदाजा लगा ही सकता हूँ कि ये 4 ग्रेट इमॉर्टल्स की ब्लड लाइन में से तो होना ही चाहिए। लेकिन कैप्टन भी कोई कमजोर बंदे तो थे नहीं जो कि इतनी आसानी के साथ में हार मान लेते। वो अपने हेवनली ब्रश का और उसके इंक का यूज करते हैं येलो इमॉर्टल को पकड़ने के लिए। लेकिन येलो इमॉर्टल के रिफ्लेक्शंस इतने ज्यादा फास्ट होते हैं कि वो कैप्टन ची के इन अटैक्स को भी आसानी के साथ में डॉज करते हुए जा रहा था। लेकिन आखिरकार अब चालबाजी दिखाते हुए कैप्टन ची उसको फंसा ही चुके होते हैं अपने चंगुल में। उन्होंने चारों तरफ ही एक बैरियर को बना दिया था ताकि येलो इमॉर्टल उसके आर पार ना जा सके। लेकिन फिर भी येलो इमॉर्टल भागने से रुकता नहीं है, बल्कि वो ये कहने लगता है ये मत सोचना कि मैं इतनी जल्दी हार मान जाऊंगा, बल्कि अब तो यहाँ पर येलो इमॉर्टल ने अपनी स्पीड को इतना ज्यादा बढ़ा दिया था। यहाँ पर जितनी भी चीजें होती हैं वो हिलने लगती हैं, एक बवंडर जैसा क्रिएट हो चुका था। कैप्टन जी ने यहाँ पर अपने जो स्पेल को कास्ट किया था यहाँ तक कि वो भी कमजोर पड़ने लगता है। तभी कैप्टन टाइगर से कहते हैं कि उसे जाने दो, हम लोग उसको रोक नहीं पाएंगे क्योंकि कैप्टन की ये टेक्निक अपने आप को संभालने के लिए जिन चीजों का सहारा ले रही थी वो पेड़ भी टूटने लग जाते हैं। इसके साथ साथ येलो इमॉर्टल ने अपनी स्पीड को और भी ज्यादा इनक्रेडिबल लेवल पे बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से टाइगर का हाथ छूटता है और भी एक चट्टान से जा टकराया था। यहाँ तक कि येलो इमॉर्टल ने उस टेक्निक को खत्म करते हुए एक बहुत ही भारी भरकम पेड़ को फेंक दिया होता है कैप्टन ची के ऊपर। लेकिन कैप्टन ची ने उस पेड़ को अपने केवल एक ही हाथ से रोक लिया था। तभी टाइगर कैप्टन ची से कहने लगता है कि क्या तुम मेरा बदला नहीं लोगे? छोटे से बदमाश ने मेरे साथ में जो किया है तुम्हें इसका बदला तो लेना ही चाहिए। मैंने बचपन से लेके आज तक कभी भी इतने छोटे बच्चे से मार नहीं खाई है। यहाँ तक कि दर्द के मारे टाइगर तो अपनी माँ को भी याद कर रहा था। जहाँ से वापस लौटते हुए टाइगर कैप्टन से ये कहने लगता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम उसको पकड़ नहीं पाओगे। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि हर एक डीमन मास्टर ग्रेट नहीं होता। तुम तो उस छोटे से बच्चे को नहीं पकड़ पाए, आगे किसी बड़े डीमन को क्या ही पकड़ोगे? ये कहने लगते हैं कि ये सारी की सारी गड़बड़ हुई है तुम्हारी वजह से। अगर तुम थोड़े से रुक जाते तो शायद हो सकता था कि काम बन भी जाता। टाइगर कैप्टन टी से कहता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि मैंने वो काम बिना कुछ सोचे समझे कर दिया था? ये बात तो तुम भी जानते हो कि येलो इमॉर्टल है केवल एक छोटा सा बच्चा। तुम खुद ही सोचो कि आखिर वो कोई इविल मॉन्स्टर कैसे हो सकता है। और साथ ही तुम उस लिटिल बच्चे के बारे में सोचो जब उन लोग माउंटेन के ऊपर जाने वाले थे, उसने भी कहा था कि येलो इमॉर्टल कोई राक्षस नहीं है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जरूर से हम लोगों से कोई ना कोई सच तो छुपाया गया है। कैप्टन जी कहता है कि देखो मॉन्स्टर मॉन्स्टर ही होता है, फिर चाहे वो कोई भी हो, बच्चा हो या बूढ़ा, हर एक मॉन्स्टर को पकड़ा जाना चाहिए। टाइगर कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुम एक डीमन मास्टर हो और तुम्हें केवल अपने रेपुटेशन और अपनी जॉब की ही परवाह रहती है, बिना ये सोचे कि क्या सही है और क्या गलत। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस दुनिया में अच्छे मॉन्स्टर्स भी होते होंगे? कैप्टन जी कहता है कि अच्छे मॉन्स्टर्स के लिए हमारे पास में कोई भी रूल्स नहीं है। टाइगर कहता है कि तुमसे बात करने का तो कोई फायदा ही नहीं है, चलो अब यहाँ से कुछ खाने के लिए चलते हैं। लेकिन तभी अचानक से ही कैप्टन जी को कुछ फील होता है क्योंकि उसी मोमेंट पर गांव में दोबारा से एक परिवार के ऊपर हमला हो चुका था, जिसकी वजह से कैप्टन जी और टाइगर दोनों के दोनों काफी तेजी के साथ में उसी तरफ ही जाने लगते हैं। जिसके बाद अब हमें वहाँ पर दिखाया जाता है एक बहुत ही ज्यादा विशालकाय मॉन्स्टर को, जो कि यहाँ पर मौजूद चीजों को तबाह कर रहा था, उन्हें तोड़ फोड़ रहा था। लेकिन जब तक कैप्टन ची और टाइगर वहाँ पर पहुँच पाते तब तक वो मॉन्स्टर ही वहाँ से गायब हो चुका था। उस मॉन्स्टर के अटैक करने की वजह से यहाँ पर काफी सारे लोगों की जान भी चली गई थी। और यहाँ पर इन लोगों को दिखाई दे जाता है येलो इमॉर्टल, जो कि एक्चुअली में तो लोगों को बचाने के लिए आया था, लेकिन कैप्टन और टाइगर दोनों को ही लगने लगता है कि शायद इसी ने ही हमला किया होगा, जिसकी वजह से कैप्टन का जो गुस्सा
गुस्सा होता है वो येलो इमॉर्टल के ऊपर और भी ज्यादा बढ़ चुका था। तो कहता है कि येलो इमॉर्टल मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और इसी के साथ में ये अमेजिंग एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म हो जाता है।